गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले ये समझते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यानी कि हम इसकी परिभाषा समझते हैं रासायनिक बलगतिकी की। तो क्या होती है रासायनिक बलगतिकी? हमें यह समझने में मदद करती है कि अभिक्रियाएं कैसे होती है। यानी कि ये जो चैप्टर है ना रासायनिक बलगतिकी, ये आपको ये बताएगा कि अभिक्रियाएं जो आप पढ़ते हो वो कैसे कैसे हुई है, यानी अभिकारक से जो उत्पाद बनते हैं एक्चुअली में वो कैसे बना। अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद बन गया या उनके बीच में कोई और मैकेनिज्म था, तो उसके मैकेनिज्म को समझने में ये रासायनिक बलगतिकी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। तो पहली हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो वेग को आपको एग्जाम में दर लिखा मिल सकता है, इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर? तो क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी अभिक्रिया की गति अथवा वेग को इकाई समय में अभिकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि हमें रासायनिक अभिक्रिया को वेग को समझने के लिए हम अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तनों को समझना पड़ेगा। तो वो परिवर्तन समझते हैं कैसे होता है। नंबर 1 है किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, ह्रास बोलो या फिर कमी बोलो, ठीक है। तो किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर को ही क्या बोल सकते हो आप, अभिक्रिया का वेग बोल सकते हो। या फिर किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बोल सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं एक्चुअली में है क्या, अभिकारक की सांद्रता में कमी कैसे हुई और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कैसे हुई। तो एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें कमी क्यों हो रही है, परिवर्तन यहाँ पे कमी में क्यों है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि में क्यों है। तो हम पहले क्या समझते हैं, चलो मैं एक बार बता देती हूँ अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया से पहले जिन चीज़ों को आप लेके चल के कोई नया रिजल्ट बनाना चाह रहे हो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। जिनको आप लेते हो मिलाने के लिए और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हो, उत्पाद। या फिर जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उल्टे हाथ की तरफ, उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसलिए मैंने इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं इसलिए आर लिखा है। और जो दाईं हाथ की तरफ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, जो बाएं हाथ की तरफ लिखे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या लिए, 5 अभिकारक लिए, ठीक है। तो 5 अभिकारक का मतलब ये होगा कि आप अभिक्रिया जब शुरू कर रहे हो तो उस टाइम आपके पास 5 अभिकारक थे और उत्पाद कितने होंगे, उस टाइम 0 उत्पाद होगा। ये चीज़ समझ में आई। जब आप कोई भी काम करते हो तो अभिकारक कितने थे, 5 थे और उत्पाद कितने थे, 0 थे। उस टाइम क्या होगा, 5 से पहले क्या होगा, 4 होगा। तो जब इसकी अभिकारक जो था ना ये कम होगा और उत्पाद बनेगा, क्योंकि अभिकारक कम होते जाएंगे और वो उत्पाद में बदलते जाएंगे। तो जब 4 अभिकारक हो गए तो 1 उत्पाद बन गया था। जब 3 अभिकारक हो गए तो 2 उत्पाद बन गए थे। जब 2 अभिकारक हो गए तो 3 उत्पाद बन गए थे। और जिस टाइम 1 अभिकारक हुआ उस टाइम 4 उत्पाद बन गए थे। और जिस टाइम 0 अभिकारक हुए उस टाइम 5 उत्पाद बन गए थे। यानी कहने का मतलब था ये वो टाइम था, यानी इतने स्टेप फॉलो करके यहाँ तक इस 5 अभिकारकों को 5 उत्पाद में बदलने में इतना टाइम लगा। तो इसको ही क्या बोलते हो आप, इस सांद्रता में जितना परिवर्तन आया कि अभिकारकों की तो 0 हो गई और उत्पाद की कितनी हो गई, अभिकारक के बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, वही लिखा हुआ है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। माना एक काल्पनिक अभिक्रिया क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। तो इसके लिए क्या है, यदि समय T1 एंड T2 पर R एवं P की सांद्रताएं R1 एवं P1 है तथा R2 एवं P2 हो, तब आपने क्या माना, यदि समय T1 और T2 दो समय मान लिए, T1 और T2, तो T1 पे जो अभिकारक की सांद्रता है वो R1 है और उत्पाद की सांद्रता है P1 है। ऐसे ही T2 पर अभिकारक की सांद्रता R2 है और उत्पाद की सांद्रता P2 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम निकालें तो ये डेल्टा परिवर्तन बताता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 वाले में से माइनस कर देना है 1 को। तो डेल्टा किस लिए लगाते हैं, ये परिवर्तन होता है। तो डेल्टा T क्या होगा, T2 माइनस T1, डेल्टा R2 माइनस R1। और ऐसे ही डेल्टा P क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1। तो मैंने लिखा नहीं था आपको दिखाने के लिए, तो आपको लिख लेना है, ठीक है, खुद से, जिससे कि आप लिखना पता चल जाए कैसे लिखना है। 2 और 1 को बाहर लिखना है, ठीक है, अंदर नहीं लिखना, P के बेस पे लिख दो कभी, ठीक है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आया, डेल्टा चेंज को दिखाता है और 2 वाले में से माइनस कर देना है 1 वाले को, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये क्या है, ये सांद्रता में परिवर्तन है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये सांद्रता को शो करता है। R में कमी होने की दर क्या होती है,
अभी हमने पढ़ा है आर मीन्स अभिकारक, तो अभिकारक में कमी होने की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो क्या होता है, आर की सांद्रता में कमी बटे समय, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आर की सांद्रता में कमी को आपको लिखना है, तो आर की सांद्रता में कमी, देखो कमी आया है ना तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और आर की सांद्रता में कितनी कमी आई है, R2 माइनस R1, तो इस चीज़ को लिखना है आपको R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, तो मेरी नोटबुक में आगे जगह नहीं है, आप इसको लिख सकते हो R2 माइनस R1 क्या है, डेल्टा आर, तो आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एक ही बात है। सेम ऐसे पी की सांद्रता में वृद्धि के लिए क्या लिखोगे आप, P2 माइनस P1। तो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका प्लस साइन। क्यों आएगा प्लस साइन, क्योंकि क्या हो रही है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और आपको मैंने ये समझा दिया है क्यों उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है और अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आर की सांद्रता में जो कमी आई है, कितनी आई है, R2 माइनस R1, कमी के लिए आगे माइनस लगा देते हैं, यानी अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो कैसे करोगे, R1 माइनस R2। ठीक है, और समय के लिए T2 माइनस T1, तो आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, सेम इसके लिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब ये जो आपने सारा कुछ पढ़ा है, इनसे क्या कंक्लूजन निकला है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है इसको एक सिंगल डेफिनेशन में भी आप डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम में मानो 1 मार्क्स के लिए जो लघु क्वेश्चंस आते हैं उनमें आ गई, तो आप इतना थोड़ी ही करके दिखाओगे, उनमें आप सिंपल ये वाली परिभाषा लिखना और फॉर्मूले लिखाना, काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप सारा जानते हो करना, तो अच्छे से समझा के आना। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक है, बता दिया था, वेग या दर एक ही बात है, कुछ भी आए आपको वही करना है। तो क्या होता है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उस कमी और वृद्धि को क्या बोलते हो आप, अभिक्रिया का वेग बोलते हो। ओके, अब जो टॉपिक पढ़ा है अभिक्रिया का वेग, उसके लिए हम ग्राफ समझते हैं। तो ये 2 ग्राफ हैं, एक अभिकारक के लिए, एक उत्पाद के लिए है। तो इन ग्राफों को समझते हैं, इनमें क्या है। पहले मैं अभिकारक वाले को समझा देती हूँ। देखो अभी आपने क्या पढ़ा है, अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी, तो कमी के लिए ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो वृद्धि के लिए ऐसे ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 तो ओरिजिन होता है, सबसे पहले इस वाली लाइन पे क्या लेना है आपको, समय लेना है। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, जिस पे आपको समय लेना है, जो किस में है, सेकंड में। इस वाले पे किसकी सांद्रता लेना है, जिसके लिए आप बना रहे हो, मैं अभिकारक के लिए बना रही हूँ तो अभिकारक की सांद्रता लेनी है। इधर उत्पाद के लिए बनाया तो उत्पादों की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ समय ले लिया, यहाँ पे क्या है, T1 है पहला समय और दूसरा समय क्या है, T2। तो T2 के लिए जो R आएगा, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता है तो उसे R से प्रदर्शित करेंगे, वो T2 के लिए R2 आएगा और T1 के लिए क्या आएगा, R1 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो पहले R1 आएगा ऊपर से, देन R2 आएगा, क्योंकि सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो T2 माइनस T1 है, ये बीच का पार्ट, इसको बोलते हो आप लोग क्या, डेल्टा टी। और यहाँ पे देख रहे हो ये R2 माइनस R1, इसको बोलते हैं डेल्टा आर। तो आप चाहो तो लिख लेना, ये क्या है, डेल्टा आर है। तो अब अगर आप इसके लिए अभिक्रिया का वेग निकालते हो अभिकारक के लिए, तो क्या आएगा, अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को ही क्या कहते हैं, आपका अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सांद्रता है, कमी माइनस साइन दिखा रहा है, और ये सांद्रता में परिवर्तन है, R2 माइनस R1, या फिर आप इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा R1 माइनस R2। तो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखते हो। तो यहाँ से नीचे से आप डेल्टा टी भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1 को। ठीक है, तो पीछे मैंने बताया था, ध्यान देना इन बातों पर, आप खुद कर सकते हो यहाँ से। तो R इजिकल टू आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेम ऐसे उत्पाद वाले के लिए देखेंगे, यहाँ पे क्या, पहला T1 दूसरा T2। उत्पादों के लिए पहला P1 रहेगा, ऊपर P2, बस इस चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ नीचे वाला P1 ऊपर वाला P2, क्योंकि आपको पता है यहाँ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो P1 से क्या हो रहा है, P2 हो रहा है। और यहाँ पे R1 ऊपर रहेगा क्योंकि कमी हो रही है, तो R1 ऊपर, पहले वाले को ही तो बोलेंगे, पहले R1 आएगा देन R2 आएगा, यहाँ पे पहले P1 आएगा देन P2 आएगा। तो इसके लिए आप खुद निकाल सकते हो, जो परिवर्तन होता है उत्पादों की सांद्रता में, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, प्लस का रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सी ग्राफ थे, बस आपको बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना ही करना। आता है अभिक्रिया वेग जो आपने पढ़ा है उसके मात्रक के बारे में। तो फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो मात्रक तो यहीं से ड्राइव करेंगे। कैसे कर लेते हैं मात्रक ड्राइव, मैंने आपको कई बार सिखा चुकी हूँ। तो R के लिए जो राइट में टर्म लिखी है इसका मात्रक रखो,
क्या है, P2 माइनस P1 है ना, तो यानी P2 माइनस P1 से हमारा कोई मतलब नहीं है। इस टर्म को समझो, ये है क्या, ये सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है आप जानते हो, मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मैं मोल लीटर इनवर्स लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत। और T2 माइनस T1 का कितना होता है बताओ, सेकेंड, क्योंकि T2 में से T1 को आप माइनस करोगे, समय में से समय घटाओगे तो समय ही तो आएगा, और समय का मात्रक सेकेंड। ऊपर P2 में से P1, सांद्रता में सांद्रता को घटाओगे तो सांद्रता तो आएगी, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये मात्रक किसका होता है, आपका अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है, ध्यान रखना है, क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसमें एक पॉइंट और है, गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है तब अभिक्रिया वेग का मात्रक एटीएम सेकेंड इनवर्स होता है। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो इसने क्या बोला है, गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है, इन्होंने बोल दिया है सांद्रता को हमने आंशिक दाब से व्यक्त कर दिया, यानी सांद्रता बराबर आंशिक दाब। तो सांद्रता का क्या लगेगा, मात्रक, जो आंशिक दाब का मात्रक है, आंशिक दाब का मात्रक क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। तो इसके लिए वायुमंडलीय लगा दिया, नीचे सेकंड आ जाएगा, उस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये दो रिएक्शन लिखी हुई है और इनके लिए आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो आप जानते हो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आर से दर्शाते हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये किसके बराबर होती है, आप जानते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर लिख सकते हो इसी के इक्वल आता है ये भी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो दोनों एक ही बात है, आप जो चाहे वो कर लो, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन के लिए आपको अभिकारकों की उस टर्म में बताऊंगी और उत्पादों के टर्म में भी। तो पहले मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ। तो इसमें देखो क्या है, Hg और Cl2 अभिकारक है और HgCl2 मिलकर के उत्पाद बन रहा है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को किसकी टर्म में लिखूँ, अभिकारकों की टर्म में, तो चाहे तो मैं इसकी टर्म में लिख लूँ, चाहे मैं इसकी टर्म में लिख लूँ। याद रखना, ऐसा नहीं है इन दोनों को जोड़ के लिखना है, किसी एक की टर्म में, यही पढ़ा था हमने परिभाषा में कि किसी एक की टर्म में लिख सकते हैं हम। तो मैं क्या लिखूँगी, आर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेग। तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा, यानी माइनस का भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अभिकारक के लिए लिख रही हूँ, और डेल्टा आर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि सांद्रता लिख रहे हैं तो कौन है ब्रैकेट के अंदर, कौन आएगा, Hg के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है, और अपॉन में डेल्टा टी, तो ऐसे, ठीक है। या फिर यही बराबर होगा माइनस का डेल्टा, ब्रैकेट में लिख दूँ मैं किसको, Cl2 को, और अपॉन में डेल्टा टी, ओके। या फिर दोनों इक्वल ही आएंगे, यहाँ से जितना अभिक्रिया वेग आएगा आर के लिए Hg से उतना ही आएगा Cl2 से, और उतना ही आएगा HgCl2 से। यानी कितने भी अभिकारक हो, कितने भी उत्पाद हो, आप किसी एक अभिकारक या किसी एक उत्पाद से किसी से भी ले लो, अभिक्रिया का वेग सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, बस ध्यान रखना है, ये वाली टर्म माइनस में चलेगी और ये वाली प्लस में। तो यहाँ पे डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, ये वाली टर्म समझ में आई। सेम ऐसे इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें जो है ना स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कैसे, आर के लिए पहले रिएक्टेंट की टर्म में तो माइनस आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही तो लिखते हैं। लेकिन आप देख रहे हो इसमें 1 नहीं है, 2 है, तो जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना उसे 1 के अपॉन में लिख देते हैं, जो भी लिखा होता है ना उसको 1 के अपॉन में, चाहे वो आपका क्या हो, रिएक्टेंट में हो, चाहे आपका प्रोडक्ट में हो। तो मैं अभी बताती हूँ, यहाँ पे H2 के लिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, H2 के आगे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है। सेम इसके लिए भी डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। अब मान लो I2 के आगे 4 लिखा होता है 5, तो यहाँ पे 1/4 या 1/5 कर लेते हैं, जो भी कोफिशिएंट होते हैं उन्हें अपॉन में कर देते हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से मुझे फॉलो कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।